मैं अमित वर्मा आपको ये लैंड रेवेन्यू जो है, जो नया एक्ट आपके अमेंडमेंट होके आया है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाने के लिए मैं चैप्टर आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उसमें आप लोग को सबको पता ही होगा कि इस एक्ट का नाम है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। ठीक है, ये अल्टर होके आया है और वैसे मैंने इंट्रोडक्टिव क्लास में आपको बता भी दिया है सारी चीज़ों को, जिसमें हमने आपसे बताया था कि क्यों आया, कैसे आया। तो चैप्टर को ही आगे ले जा रहे हैं और मेरा ये चैप्टर पार्ट 5 है, 5वां भाग है ये, क्योंकि ये 5वां चैप्टर है। इस चैप्टर की खूबी को आप समझिए इस तरह से कि जैसे होता है कि हम अगर किसी व्यक्ति का स्केलेटन, जिसको आप कंकाल कहते हैं, देखें तो हम ये बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, इसका चौड़ाई कितनी है, इसके सारे लड़का है कि लड़की, हर चीज हम बता सकते हैं। तो एक तरह से आप समझिए कि स्केलेटन है ये आपका, जैसे कि कंकाल आप हिंदी में कहिए, तो सारी आधारभूत संरचना जिसको कह लीजिए, यानी बेसिक रिकॉर्ड्स जिसको आप कहते हो, वो यही चैप्टर है। ये रिकॉर्ड ये साबित करता है कि आप अगर इस सारे रिकॉर्ड्स की जानकारी हासिल कर लेंगे तो आपको ये पता होगा कि हम कहाँ पे कैसे जाएं। जैसे आपको इतिहास जानना है, आपको बाबर के बारे में जानना है तो आप हिस्ट्री की बुक खोलते हो, आपको नदियों के बारे में जानना है तो आप ज्योग्राफी की बुक खोल लेते हो, आपको अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है तो इकोनॉमिक्स की बुक खोल लेते हो। तो इसी प्रकार पूरे गांव का स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चलेगा, ये इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से, यानी अभिलेखों के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो इन अभिलेखों में मेरा पहला अभिलेख आ रहा है जिसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ विलेज। लिस्ट ऑफ विलेज, लिस्ट ऑफ विलेज जब आप चलेंगे तो ये सेक्शन 29 है, सेक्शन 29 है और इसको हिंदी में कहते हैं ग्रामों की सूची। ग्रामों की सूची, देखिए ग्रामों की सूची का मतलब यह हुआ कि एक रजिस्टर होगा, ठीक है, रजिस्टर, उस पर उसको प्रिपेयर एंड मेंटेन करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की है। याद रखिएगा यहां डीएम शब्द यूज नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तब यूज होता है जब पावर एक्सरसाइज होती है मजिस्ट्रेट की। चूंकि रेवेन्यू मैटर है इसलिए कलेक्शन की बात है, इसलिए हमेशा उस बंदे के लिए, अर्थात उस अधिकारी के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, कलेक्टर। तो कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि लिस्ट ऑफ विलेज जो रजिस्टर है इसको वो क्या करे, प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन, अर्थात तैयार करे और उसका अनुरक्षण करे। फिर प्रश्न ये उठता है कि इस रजिस्टर में होगा क्या। तो कहा गया कि इस रजिस्टर में प्रत्येक जनपद में होगा, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ाया आपको कि पूरा का पूरा हमारा स्टेट डिवाइडेड इनटू मंडल्स, यानी कमिश्नरी, और कमिश्नरी फिर हमने डिवाइड किस में किया, डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी जिले में, और जिले को फिर मैंने डिवाइड किया विलेज में। तो प्रत्येक जनपद यानी 75 जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जौनपुर में, अरे जौनपुर कह रहे हैं यूपी में, उनमें से प्रत्येक जिले में कलेक्टर एक रजिस्टर प्रिपेयर करेगा और उसका क्या करेगा, मेंटेनेंस भी करता रहेगा, जिसमें क्या होगा, समस्त गांव का नाम लिखा होगा। क्या लिखा होगा, समस्त गांवों का नाम लिखा होगा। जैसे कि हम आपको बताएं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है, तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के ऑफिस में आप जाएंगे तो एक रजिस्टर रखा होगा जिसका नाम होगा लिस्ट ऑफ विलेज, यानी ग्राम का नक्शा, और उस रजिस्टर में बनारस में पड़ने वाले जितने गांव हैं सबका नाम लिस्ट में लिखा होगा। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक जानकारी भी लिखी होती है, लाइक अगर कोई फ्लड एरिया है दिखेगा, यानी नदी का अगर बहाव है तो वो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन नदी के बहाव से यदि कोई इफेक्टेड हो रहा है एरिया, तो उस एरिया का जिक्र इस रजिस्टर में होगा। ठीक, दूसरी चीज होती है कि आपका जो कि एक होता है प्लांट एग्रीकल्चर, एक अनिश्चित एग्रीकल्चर होता है, अनप्लांट, मतलब क्लियर नहीं है, जैसे झूमिंग कृषि है ना कि आज किया कल चला गया। तो इस तरह की अगर कोई एग्रीकल्चर हो रही है, कोई कृषि हो रही है, तो भी वो उस रजिस्टर में मेंशन होगी।
या अन्य कोई ऐसी चीज जो प्रेस्क्राइब की जाए यानी विहित की जाए स्टेट्स के द्वारा, तो वो भी वहां पे एंट्री में होगी। इट मींस कि अगर हम ओवरऑल कह दें तो सेक्शन 29 लिस्ट ऑफ विलेज, गांवों का नक्शा जिसे मेंटेन एंड प्रिपेयर्ड कलेक्टर करेगा, और उस रजिस्टर में पूरे गांव से का नाम लिखा होगा, साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक जानकारी लिखी होगी, ताकि अगर उस गांव से संबंधित कोई स्पेसिफिक चीज है तो एंट्री कर देगा वहां पे, और इस रजिस्टर को रिवाइव करने का भी काम कलेक्टर का है। यह आपका पहला रजिस्टर होगा। इसके बाद ये एक रजिस्टर से अगर मान लीजिए हमको ये पता करना हो कि किस जिले में कितने गांव हैं और उस गांव की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो हमको किस रजिस्टर से मिलेगा? इसी 29 सेक्शन 29 के किससे मिलेगा? लिस्ट ऑफ विलेज रजिस्टर से मिल जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 30 में अगला रजिस्टर आता है आपका। ठीक, सेक्शन 30 में नेक्स्ट रजिस्टर का नाम है मैप, जिसे आप क्या कहते हैं? नक्शा। ये अगला रजिस्टर होगा सेक्शन 29 में दिखेगा। अब नक्शे को भी मेंटेन एंड प्रिपेयर्ड करने की जिम्मेदारी भी कलेक्टर की है। नक्शा क्या होता है समझिएगा, यह सेक्शन 30 का है, मैप है, इंग्लिश में मैप है, हिंदी में नक्शा है। इसमें जैसे आप इंडिया का मैप देखिए तो आपको सारे स्टेट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसी तरह अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो क्या होगा इसमें? तो कहा गया कि जो मैप तैयार होगा यानी जो नक्शा तैयार होगा, उस नक्शे में गांव की चौहद्दी मींस बाउंड्री, जैसे आपके घर की बाउंड्री होती है ना, आप कहते हो साहब मेरे एक साइड रोड गई है और दो साइड मेरे ये पड़ोसियों का नाम है, तो ये आपके घर की क्या हो गई? चौहद्दी हो गई। इट मीन्स बाउंड्रीज, इट मीन्स कि चारों कोने पे क्या सिचुएटेड स्थिति है। इसका मतलब ये हुआ कि गांव की बाउंड्री, अगर आप बोर्ड वाइज देखेंगे तो मैं आपको हल्का सा बता रहा हूं, जैसे ये है, ये गांव है, इसके अंदर तो ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या कहलाया गया? बाउंड्री। और हिंदी में क्या कहलाएगा? चौहद्दी। तो गांव की चौहद्दी होगी यानी गांव की बाउंड्री। मैप में साहब सेक्शन 30 में जो मैप रजिस्टर है उसमें आपका क्या होगा? गांव की बाउंड्री होगी। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद एक चीज और समझिएगा कि गांव की बाउंड्री, देखिए गांव इस शेप में तो होगा नहीं, गांव मान लीजिए इस शेप में है, ये शेप है गांव का, तो ये बाउंड्री उन्होंने मेंशन कर दिया। साथ साथ मान लीजिए ये एक खेत है, ये दूसरा खेत है, तीसरा, चौथे आदमी का, पांचवें आदमी का, छठवें आदमी का, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 16, यानी गांव में जितने भी किसान हैं गांव में, उन किसानों के खेतों की भी चौहद्दी यानी बाउंड्री। मतलब अगर एक किसान का, मान लीजिए ये खेत है, सपोज करिए यहां पे ये वाला पोर्शन एक किसान का खेत है, तो इस किसान को भी आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा चुके हैं, जान लीजिएगा कि क्या मतलब होता है कि जो कोई भी, जैसे शहर में आप है ना, तो आपका मकान नंबर होता है, मकान नंबर 7, मकान नंबर 125 ... बट जब गांव में जाते हैं तो नंबर होता है 126, 127, 128, उसको हम कहते हैं गाटा संख्या। और जो खातेदार होता है यानी गाटा संख्या या खाता संख्या कह लीजिए, अभी आपको गाटा और खाते में थोड़ा सा अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम इसका पढ़ाएंगे इंटरप्रिटेशन क्लास जो पढ़ा चुके होंगे उसके बारे में जब बताएंगे तो ये एकदम क्लियर आपको वहां से मिल जाएगा चीजें। तो आप समझ लीजिए खाता संख्या होगा, और कौन खातेदार है उसका जिक्र तो यहां नहीं होगा, बस सिर्फ ये बताया दिया जाएगा कि यह खाता संख्या मान लीजिए 125 है, तो 125 की बाउंड्री क्या है, यानी क्या हो सकता है मैप में? पहली चीज कि गांव की बाउंड्री होगी, गांव का क्या होगा? चौहद्दी। फिर उस गांव में जितने भी किसान हैं उन सब किसानों के जो क्या है? नंबर हैं,
गाटा संख्या है यानी किसानों की जो लैंड है उसकी चौहद्दी होगी। चौहद्दी मतलब बाउंड्रीज होगी। साथ ही साथ उस गांव में कोई अगर कुआं, तालाब या मतलब पब्लिक रोड, इस तरह की कोई स्पेसिफिक चीज है तो वो भी उस नक्शे में मेंशन होगी। इस नक्शे को भी कलेक्टर तैयार करेगा, प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन करेगा। क्या करेगा कलेक्टर? प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन करेगा। ठीक है। और जब ये नक्शा तैयार हो जाएगा तो गांव के लेखपाल को दे दिया जाएगा। अब गांव मान लीजिए जितने गांव हैं, एक लेखपाल हम मान के चलते हैं प्रत्येक गांव के लिए एक लेखपाल है, लेकिन ऐसा है नहीं प्रैक्टिकल में एक लेखपाल पे कई गांव हैं, लेकिन फिलहाल हम मान के चलते हैं एक गांव पे एक लेखपाल। तो लेखपाल को उस गांव का ये नक्शा दे दिया जाएगा और लेखपाल की एक ड्यूटी होगी कि वह क्या करेगा, साल में 3 बार खेत जाएगा अपने फील्ड पर, मतलब अपने गांव में जाएगा और ये नक्शा निकालेगा। 3 बार कब जाएगा ध्यान रखिएगा, 3 पड़ताल करेगा। 3 पड़ताल मतलब 3 बार टूर करेगा। और 3 टूर हमारे फसलों पर डिपेंड करता है, यानी रबी अभियान, खरीफ अभियान और जायज अभियान। हमारे पास 3 अभियानों पर ये क्या करेगा, जाएगा, रबी, खरीफ और जायज। और फिर ये तुलना करेगा। तुलना मतलब कि खेत पर गया, प्लॉट पर गया और उसने एक चीज देखा कि जैसे वहां कुआं मेंशन है, आज भी कुआं है तो बात ठीक है। अगर मान लीजिए वहां कुआं है, किसी ने पाट के समतल कर दिया, जमीन कब्जा कर लिया, तो तुरंत अपने नक्शे में एंट्री कर देगा कि ये कुआं यहां से हट गया है, या ये तालाब पाट दिया गया है, या ये खेत में दिख रहे हैं पहले 125 था लेकिन अब 4 भाई अलग हो गए तो अलग अलग हो गए। तो जो भी चेंजेस होंगे उन चेंजेस को लेखपाल रेड पेन से क्या करेगा, एंट्री कर देगा अपने नक्शे में, जो कि उससे मिला है उसके गांव का। किस पेन से एंट्री मारेगा? रेड पेन से मारेगा। ठीक है, एंट्री कर देगा। इसके बाद आपका रिवाइज नक्शा हो गया। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि लेखपाल बार बार जा रहा है तो ये जो नक्शा है ये मोमी कागज पर होता है। किस पर होता है? मोमी कागज पे। तो ये नक्शा मोमी कागज पे हो सकता है फटने लगे, नक्शा खराब हो जाए। जैसे आप कॉपी पढ़ते एक समय आएगा कॉपी फटने लगती है, तो फिर ये क्या करेगा कि मोमी कागज की होता क्या, उसके उस पर आप कॉपी कर सकते हैं। मोमी कागज रखिए, उसके नीचे लाइट जला दीजिए, ऊपर एक मोमी कागज रखिए, आप स्केच कर लीजिए, नया बन जाएगा। नया बना लिया लेखपाल ने, लेकिन अब ये नक्शा जो नया बना है इसको ले जाएगा राजस्व निरीक्षक के पास, इट मींस के रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास ले जाएगा और रेवेन्यू इंस्पेक्टर इस पर साइन करेगा नए वाले। और जैसे ही साइन करेगा वैसे मान लिया जाएगा कि लेखपाल का यह मैप अपडेटेड मैप है और पुराना वाला मैप जो फट गया उसका लगभग, उसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी राजस्व अधिकारी के पास जमा कर देगा। ठीक है। और इस तरह से आपने देखा कि मैप में आपके क्या चीजें हैं। सिंपल सी बात है, सेक्शन 30 है और इसमें गांव की चौहद्दी यानी गांव की बाउंड्री, फिर जो किसान है उनके खेतों की बाउंड्री, स्पेसिफिक कुआं, तालाब यानी पब्लिक का कोई भी रोड, जो भी चीजें हैं, ग्राम पंचायत जमीन, सब दर्ज है। साथ ही साथ 3 पड़ताल होगी यानी 3 टूर होगा लेखपाल का, तीनों रबी खरीफ जायज अभियान के दौरान होगा। कोई चेंजेस होगा तो लेखपाल रेड पेन से करेगा। और साथ ही साथ कहा कि अगर नक्शा पुराना हो गया तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर नया बना के रेवेन्यू इंस्पेक्टर के साइन लेगा और साथ साथ पुराना उसके पास जमा कर देगा। ठीक है। तो ये आपका दूसरा विवेक हुआ, दूसरा रिकॉर्ड हुआ। 2 हमने बता दिया आपको। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ सरसरी तौर पे कुछ चीज छूटी तो नहीं है। 1 मिनट्स वेट कर लीजिए आप लोग। देखिएगा, एक चीज समझिएगा कि जैसे मान लीजिए लेखपाल गया, सर्वे किया और उसने पाया कि एक भाई है, उसका ये प्लॉट संख्या 130 है, 130 नंबर लिखा हुआ है, खाता संख्या 130 लिखा हुआ है। अब यहां पे पिता का नंबर पे 130 लिखा था, लेकिन जब पिता मर गया 6 भाई हैं इसमें और 6 भाई में बांट लिया आपस में। तो इस प्लॉट के उसने कितने टुकड़े हो गए, इसमें से 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 6 भाई अलग अलग जगहों पे अपना जोत बो रहे हैं। तो लेखपाल तुरंत एंट्री मारेगा और क्या करेगा,
लिखेगा 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6। यानी इसने एक नंबर को 6 नंबर में डिवाइड करके अपने नक्शे में एंट्री कर दिया। ठीक है, ये हो गया ऑल अबाउट मैप। और अभी मैंने सेक्शन 29 में जो लिस्ट ऑफ विलेज पढ़ाया था, बस उसमें एक चीज जरा सा ध्यान रखिएगा, उस रजिस्टर को रिवाइज भी किया जाएगा, यानी पुनरीक्षण भी किया जाएगा हर 5 साल पे। तो इस तरह से मैंने आपको 2 रजिस्टरों के बारे में जानकारी दे दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम आपको नेक्स्ट वीडियो, इट मीन्स कि हमारे 6 नंबर की वीडियो होगी, जिसमें हम आपको जिक्र करेंगे खसरा। आपने सुना होगा खसरा खतौनी, अब इसके बारे में जिक्र नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 पर होगा। ये आपका लेक्चर नंबर 5 एंड हुआ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सपोर्ट किया, सुना, इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।